हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के अंदर का राजस्थान साहित्य और साहित्य का और साहित्यकारों की उनकी इम्पोर्टेंट प्रमुख रचनाएं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो राजस्थानी साहित्य को अपन 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन साहित्य। प्राचीन साहित्य का काल देखें तो 1050 से 1450, इस काल को वीर गाथा का काल कहा जाता है। उसके बाद में आता है मध्यकालीन साहित्य। मध्यकालीन साहित्य को अपन 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का कार्यकाल है 1450 से 1650, इसे भक्ति काल कहा जाता है। उसके बाद में उत्तर मध्यकालीन का काल है 1650 से 1850 ईसा पूर्व, इसे रीति नीति व श्रृंगार का काल कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं तो आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य का काल देखते हैं तो 1850 से आज तक, इसे साहित्यकारों का काल कहते हैं। अब वन लाइनर 2-4 क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। पहले थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख लेना। राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ तो भरतेश्वर बाहुबली घोड़, यह ग्रंथ वज्रसेन सूरी ने 1167 में लिखा था। समंत उल्लेख राजस्थानी साहित्य का प्रथम ग्रंथ यह है आपके भरतेश्वर बाहुबली रास, और इस भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी शाली भद्र सूरी ने 1180 ईसा पूर्व में। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास, और राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर, और राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसरी विलास। इन तीनों की रचना शिवचंद्र भारतीय ने की थी। राजस्थानी भाषा का प्रथम 12 मासा ग्रंथ है नेमिनाथ 12 मासा, इसकी रचना की थी पालांसी ने। राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति बादली, इस बादली की रचना की थी चंद्र सिंह बिरकाली जी। स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम उपन्यास आबे पटकी, ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी रचना की थी नथमल जोशी ने 1956 में। हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास जिसका राजस्थानी अनुवाद किया गया तो वो है अबलाओं का इंसाफ, इसकी रचना है अंबिका दत्त की रचना है ये। तो राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म है नजराना, और राजस्थानी भाषा की प्रथम रंगीन फिल्म है बाबूसारी लाडली। अब अपन प्रमुख साहित्यकारों की बात करते हैं, उनकी रचना देखते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है श्रीलाल नथमल जोशी, यह बीकानेर के थे। इनकी पहली रचना देखते हैं आबे पटकी, यह बार 2025 के एग्जाम में 2-3 बार पूछी गई थी। उसके बाद में आती है धोरारी धोरी, और अगली रचना है इनकी आपना बापूजी, और अगली रचना है श्रीलाल नथमल जोशी जी की मेहंदी। उसके बाद में सूरज बापरा जवाई, कनीर और गुलाब, ये सब श्रीलाल नथमल जोशी जी की रचनाएं हैं। एक बीननी दो बीन, ये भी इनकी रचना है। परन्योड़ी कुंवारी, ये भी इनकी रचना है। शरणागत, ये भी इनकी रचना है। भाडेती सबड़का, ये सब श्रीलाल नथमल जोशी जी की रचना है। अब अपन आगे के साहित्यकारों की बात करें तो नाम आता है विजयदान देत्ता का। विजयदान देत्ता का जन्म बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ था। विजयदान देत्ता का मूल नाम था आपके बीजी। ये रूपायणी संस्थान के सह संस्थापक थे। इनका उपनाम है राजस्थान का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी, तो राजस्थान का शेक्सपियर विजयदान देत्ता बीजी। इनकी रचना देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी ये विजयदान देत्ता की रचना है। यह कुल 14 खंडों में विभाजित है, और बातारी फुलवारी का सबसे बड़ा खंड है आपके 10वां खंड। इसका इंग्लिश अनुवाद किया था टाइमलेस टेल्स फॉर मारवाड़। इसी रचना के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इस
दूसरी रचना है विजयदान दत्ता जी की समाज एवं साहित्य। आगे है इनकी रचना है चरणदास चोर। उसके बाद में इनकी रचना है आपके चौधराइन की चतुराई। उसके बाद में इनकी रचना है रूख। उसके बाद में इनकी रचना है अनोखा पेड़। इसके बाद में विजयदान दत्ता की रचना है उलझन। उसके बाद में रचना है दुविधा। और उसके बाद में रचना है विजयदान दत्ता की अल्लेकू हिटलर। उसके बाद में इनकी रचना है बापूजी के 3 हत्यारे। इसके बाद में विजयदान दत्ता की रचना है जेठ जीरा सोठा। उसके बाद में इनकी रचना है लाजवंती, प्रिय मृणाल। इसके बाद में इनकी रचना आती है सपन प्रिय। उसके बाद में इनकी रचना है उजले के मुंसाद। इसके बाद में इनकी रचना है परिणीति। इसके बाद में इनकी रचना है महामिलन। इसके बाद में विजयदान दत्ता की रचना तीडोराव। इसके बाद में रचना है विजयदान दत्ता की मारो बदलू। इसके बाद में रचना है इनके अंतराल। विजयदान दत्ता की रचना दुविधा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई। किसने बनाई? तो अमोल पालेकर ने। किस पर बनाई? दुविधा पर। कौन सी फिल्म बनाई? तो पहली फिल्म बनाई। श्याम बेनेगल ने चरणदास चोर फिल्म बनाई थी। किस पर? चरणदास चोर पर श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाई थी। अब विजयदान दत्ता को कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992 में, बिहारी साहित्य पुरस्कार 2002 में, चूड़ामणि साहित्य पुरस्कार ये दिया गया 2005 में, पद्मश्री पुरस्कार 2007 में, राव सिंह पुरस्कार 2011 में और राजस्थान रत्न यह दिया गया था 2012 में। विजयदान दत्ता के बारे में अपन देखते हैं कन्हैयालाल सेठ। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सुजानगढ़ चूरू में। इनका उपनाम है राजस्थानी साहित्य का भीष्म। इन्होंने राजस्थानी, हिंदी और उर्दू में रचनाएं लिखी। उर्दू की रचना देखते हैं तो गुल्लची, और दूसरी इनकी उर्दू की रचना है ताजमहल। इसके बाद में अपन देखते हैं इनकी और रचनाएं कन्हैयालाल सेठ जी की, तो अग्निबाण। इसके कारण इन पर राष्ट्रों का मुकदमा चला था। इसके बाद है निर्ग्रंथ। इसके बाद में कन्हैयालाल सेठ की रचना है आज हिमालय बोला। उसके बाद में इनकी रचना है चौड़ा रास्ता, खुली खिड़कियां, प्रतिबिंब, मरम, मेरा युग, राज, ये सब कन्हैयालाल सेठ जी की रचना है। कन्हैयालाल सेठ जी की राजस्थानी भाषा की रचनाएं देखते हैं तो धरती दोरारी, मिंजर, रमणियारा सोटा, कुकू। इसके बाद कन्हैयालाल सेठ की रचना कक्को कोडरो। इसके बाद कन्हैयालाल सेठ जी की रचना सौगंध तुम्हें सिरोही के वीरों की। अगली रचना है कन्हैयालाल सेठ की माइड्रो हेलो, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए। अगली रचना है कन्हैयालाल सेठ जी की शबद। और इसकी अगली रचना है कन्हैयालाल सेठ की लील टांस। इसके बाद में पाथल और पित्तल, ये भी कन्हैयालाल सेठ की रचना है। पाथल महाराणा प्रताप और पित्तल पतिया राठौड़। इसके बाद में कन्हैयालाल सेठ की रचना है जमीन रो धनी कुण, सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध लिखा गया था। इसके बाद में कन्हैयालाल सेठ की रचना है सत्यवादी। इसके बाद में अगली कन्हैयालाल सेठ की रचना है हिमाणी और टी। कन्हैयालाल सेठ को कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे लील टांस के लिए इनकी केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शबद के लिए इन्हें सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया था। निर्ग्रंथ के लिए इन्हें देवी मूर्ति साहित्य पुरस्कार दिया गया था। सत्यवादी के लिए इन्हें टांटिया पुरस्कार दिया गया था।
और कन्हैयालाल सेठिया जी को 2004 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य क्षेत्र में विशेष कार्य पर कन्हैयालाल फाउंडेशन द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं ना, उनको कन्हैयालाल फाउंडेशन द्वारा 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। अब अगले साहित्यकारों की बात करें तो नाम आते हैं लक्ष्मी कुमारी चंडावत का। इनका जन्म देवगढ़ राजसमंद में होता है। मारवाड़ी व मेवाड़ी भाषा में रचनाएं लिखी थी इन्होंने। रूसी ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद गजबन के नाम से किया था। 1978 में न्यूयॉर्क में निस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व लक्ष्मी कुमारी चंडावत ने किया था। 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और उसके बाद में 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया था। रूसी ग्रंथों का अनुवाद करने के कारण सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में अपन देखते हैं इनकी लक्ष्मी कुमारी चंडावत की प्रमुख रचनाएं। तो टाबरारी बाता, राजस्थान की बाता और बाबूजी की बात, डूंगजी जमाल की बात, अमोलक बाता, केर चखवा बात, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, हिंदू कुश के पार, ये सब लक्ष्मी कुमारी चंडावत की रचना है। इसके बाद इनके अगली रचना देखते हैं तो शाबाश मारी जू, करो दोसा, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की संस्कृति, रत्नावती की प्रेम कथा, उजली जेठवा, बना भारमली, बगड़ावत महाभारत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो आप ये 1 या 2 बार देख लोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगी। ये गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा अभी 2025 के एग्जाम में पूछी गई थी। अमोलक बातें भी एग्जाम में पूछी गई थी। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान भी एग्जाम में पूछी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब अगले साहित्यकारों की बात करें तो सूर्यमल मिशन पुरुष। सूर्यमल मिशन का जन्म 1815 हरना गांव मुंदी में हुआ था। इनका उपनाम है राजस्थान भूषण, पुरोधा कवि, पुनर्जागरण का कवि और राज्य कवि, राजस्थान का राज्य कवि। सूर्यमल मिशन की माता जी का नाम था भवानीबाई और पिताजी का नाम था चंडीदान और इनके दत्तक पुत्र का नाम था मुरारीदान। ये दरबारी कवि थे। राव राम सिंह बूंदी के शासक थे। भाषा थी हाड़ौती। इनकी रचनाएं देखते हैं, सूर्यमल मिशन की प्रमुख रचनाएं देखते हैं तो वंश भास्कर, इसे राजस्थान का विश्व कोशीय ग्रंथ कहते हैं। वंश भास्कर को यह रचना 2500 पृष्ठ पर लिखी। इसे मुंदी के हाड़ा चौहानों का वर्णन है इस ग्रंथ में। इसे पूर्ण किया था मुरारीदान, इनका दत्तक पुत्र। चंद्र प्रकाश देवल ने इस पर अर्थ प्रमोदी नामक टीका लिखी थी। इनकी दूसरी रचना है वीर सतसई। वीर सतसई ग्रंथ में 1857 क्रांति के दौरान लिखी गई थी। इस वीर सतसई ग्रंथ में कुल 288 दोहे हैं। इस वीर सतसई ग्रंथ की पहली पंक्ति है समय शीश पलटी। इसके सभी दोहे क्रांति के दौरान कोटा में सुनाए गए। इनकी अगली रचना है राम रंजाट। मात्र 10 वर्ष की आयु में यह रचना लिखी, जो इनकी प्रथम रचना है। सत्याग्रह बलवंत विलास, ये रचना में बलवंत सिंह द्वारा सती प्रथा पर रोक लगी थी, जिसका उल्लेख इस ग्रंथ में है। इनकी अगली रचना छंदोमुख। सूर्यमल मिशन की अगली रचना धातु रूपावली। सूर्यमल मिशन की अगली रचना समूचे कोश। यह रचना मुरारीदान में इनके निर्देशन से लिखी थी। अगली
बात करें अपन तो साहित्यकारों में तो नाम आता है पृथ्वीराज राठौड़ का। ये बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। इनके भाई का नाम था राय सिंह। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी का नाम था किरण भाई और इनका उपनाम है पित्तल। कन्हैयालाल सेठ ने इनके उपनाम दिया था पित्तल और महाराणा प्रताप को पातल। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था एल पिटेसिटोई ने। इनकी भाषा थी मारवाड़ी और शैली थी डिंगल। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना की बात करें अपन तो मैं जूम कर देता हूं। तो पहली रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी। ये वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ गागरोन में लिखा गया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे 10,000 घोड़ों का बल बताया। दूर साडा ने इस ग्रंथ को 500 वेद और 1900 पुराण कहा गया। इनकी दूसरी रचना है गंगा लहरी। तीसरी रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की दशम भागवत का दुआ। अगली रचना है इनकी दशरथ वराउत और इनकी अगली रचना है कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं केसरी सिंह जी बारट की। केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में 1872 में। ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ में साहित्यकार भी थे। डिंगल शैली में रचनाएं लिखी। वीर प्रधान रचनाएं हैं। शैली है डिंगल शैली। इनकी रचना देखें तो सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है चेतावनीरा चुंगटिया। ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के दिल्ली दरबार जाते समय लिख दिए, जिसे पढ़कर दिल्ली दरबार नहीं गए थे महाराणा फतेह सिंह जी। इसमें 13 शोट हैं। इनकी दूसरी रचना है राज सिंह चरित्र कन्हैयालाल सेठिया की। इनकी अगली रचना है प्रताप सिंह चरित्र। इनकी अगली रचना है दुर्गादास चरित्र और इनकी अगली रचना है रूठी रानी। ये सब कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है। अब अगले साहित्यकारों की बात करें तो नाम आता मूणोत नैनसी। मूणोत नैनसी का जन्म जोधपुर में हुआ था। ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। मूणोत नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा था। ठीक है, अब मूणोत नैनसी की रचना देख लेते हैं। तो अगली स्लाइड के अंदर मूणोत नैनसी मारवाड़ में दीवान के पद पर थे और इनकी रचना है मूणोत नैनसी ख्यात। इसमें जोधपुर जालौर व बुंदेलखंड के इतिहास का वर्णन है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और प्रथम ख्यात है। इनकी दूसरी रचना है मारवाड़ प्रगनारी विगत। इसे मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। इसमें मारवाड़ के 6 परगनों का वर्णन किया गया। इन्होंने भाई सुंदर सिंह के साथ जेल में आत्महत्या कर ली थी। मूणोत नैनसी और इनके भाई सुंदर सिंह ने जेल में आत्महत्या की थी। अब अगले साहित्यकारों की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी पहली रचना है उसने कहा था। उसने कहा था। फिर अगली रचना है बारात लौट गई। फिर इनकी अगली रचना है सुखमय जीवन और अगली रचना है इनकी बुद्ध का कांटा। अब अगले साहित्यकारों की बात करें तो नाम आता नारायण सिंह भाटी का। नारायण सिंह जी भाटी की पहली रचना है बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया। बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया और इनकी अगली रचना है परमवीर। इनकी अगली रचना है ओलू। इनकी अगली रचना है नारायण सिंह जी भाटी की मीराबाई और उसके बाद अगली रचना है दुर्गादास।
इसके बाद इनकी रचना है मिनक ने समझाणो दोरो है। नारायण सिंह जी भाटी के बारे में बात करते हैं अपन यादवेंद्र शर्मा का। इनकी रचनाएं देखते हैं तो पहली रचना है तेरा मेरा सब। इनकी महत्वपूर्ण रचना हूं गोरी किण पीवरी। हूं गोरी किण पीवरी। इनकी अगली रचना है हजार घोड़ों पर सवार। ये यादवेंद्र शर्मा की रचना है। इसके बाद इनकी अगली रचना है तासो घर। इसके बाद इनकी अगली रचना है जन्नानी ड्योडी। यादवेंद्र शर्मा की अगली रचना है सन्यासी और सुंदरी। और इनकी अगली रचना है थार और समंदर। यादवेंद्र शर्मा की अगली रचना एक और मुख्यमंत्री। यादवेंद्र शर्मा की अगली रचना है आपके मेरी प्रेम कहानी। उसके बाद अगली रचना खम्मा अन्नदाता। उसके बाद अगली रचना इनकी मिट्टी का कलंक और चांदा सेठानी। यादवेंद्र शर्मा के बाद में हम बात करते हैं रागे या रागों की। इनकी रचनाएं देखते हैं तो पहली है काका। उसके बाद अगली रचना है कब तक पुकारूं। उसके बाद इनकी अगली रचना है घरौंदे। उसके बाद इनकी अगली रचना है मुर्दों का टीला। इसके बाद इनकी अगली रचना आखिरी आवाज। रागे रंगों की अगली रचना है सीधा साधा रास्ता। इसके बाद में इनकी अगली रचनाएं और अगले कवि की बात करते हैं तो नाम आता है चंद्र सिंह बिरकाली जी का। इनकी महत्वपूर्ण रचना है बादली। बादली रचना किसकी है तो चंद्र सिंह बिरकाली जी की। उसके बाद है कालजेरी कोर। उसके बाद इनकी अगली रचना है बसंत। इसके बाद में चंद्र सिंह बिरकाली जी की अगली रचना है लू। अगली रचना इनकी कह कर मुकर नहीं। उसके बाद इनकी अगली रचना है सांझ। उसके बाद इनकी अगली रचना है उड़ो प्राण और डफर जफरनामा। चंद्र सिंह बिरकाली जी के बाद में अपन बात करते हैं दूर सा अड्डा। दूर सा अड्डा का जन्म धुंधला पाली में 1535 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? धुंधला गांव पाली। दूर सा अड्डा अकबर के दरबारी विद्वान थे। किसके दरबारी विद्वान? अकबर के। इन्होंने राजस्थान के महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन सुल्तान देवड़ा का वर्णन किया था। किन का? महाराणा प्रताप का, राव चंद्रसेन का, सुल्तान देवड़ा का। अचलगढ़ दुर्ग में इनकी पित्तल की मूर्ति लगी है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। दूर साडा की रचनाएं देखते तो इम्पोर्टेंट रचनाएं है दोनों। एक तो किरतार बावनी और दूसरी रचना इनकी विरुद्ध छत्री। किरतार बावनी और विरुद्ध छत्री। दूर साडा के बाद में अपन बात करते हैं तो नाम आता है अन्नाराम सुदामा। अन्नाराम सुदामा। इनकी पहली रचना आंधी और संसार। उसके बाद इनकी रचना मेरा रुख, मेवेरा रुख। उसके बाद इनकी रचना अचूक इलाज। उसके बाद इनकी अगली रचना परवल प्रकृति व्याय। अन्नाराम सुदामा के बाद में अपन बात करते हैं अर्जुन देव चारण की। इनकी रचना बोल मारी मछली इतो पानी है।
और इनकी प्रमुख रचना है रिंदोई। कौन सी दूसरी रचना है इनकी? रिंदरोई। और इसके अगली रचना बात करते हैं दो नाटक आजरा। इसके बाद इनकी रचना देखते हैं तो धर्मयुद्ध। अर्जुन देव चरण के बाद में अपन बात करते हैं तो नाम आता उमरदान का। उमरदान ने दादूपंथी की आलोचना की। और इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो दारूरा दोष। दूसरी रचना है उमरदान जी की भजनरी महिमा। इसके बाद में इनकी रचना है छप्पन छंद। इसके बाद में इनकी रचना तंबाकू ताड़ना, अमलरा ओगुण, धर्म कसोटी, अकबर हाल। इसके बाद में अपन अगले साहित्यकार की बात करते हैं तो नाम आता है बांकीदास जी आसिया का। इनका बांकीदास आसिया। इनका जन्म होता डांडियावास बालोतरा में। मानसिंह के दरबारी विद्वान थे ये। बांकीदास आसिया का एक गीत है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। बांकीदास आसिया की रचना देखें तो पहली है इनकी बांकीदास री ख्यात। दूसरी रचना इनकी दातार बावनी। उसके बाद इनकी रचना है कू कोई बत्तीसी। इस कू कोई बत्तीस में डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। और संतोष बावनी। इनकी अगली रचना है मान जसो मंडन और कायर बावनी। बांकीदास आसिया के बारे में अपन बात करते हैं रेवतान चारण की। तो इन्होंने लिखी थी धरतीरा गीत। इसके बाद इन्होंने लिखा था माटी थने बोलनो पड़सी। ये भी रेवतान जी चरण की। उसके बाद में इन्होंने लिखा था नेहरू ने ओढ़मो। इसके बाद इन्होंने लिखा था इकबाल री आंधी। इसके बाद इन्होंने लिखा था आजादी के खातिर शीश कटिया। इसके बाद हम बात करते हैं कवि राजा श्यामलदास गदवाड़िया का। कवि राजा श्यामलदास गदवाड़िया का जन्म धोकड़िया गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो धोकड़िया गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में। कवि राजा श्यामलदास जी शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह के दरबारी विद्वान थे। सज्जन सिंह ने इनको कवि राजा की उपाधि दी। तो कवि राजा श्यामलदास जी को कवि राजा की उपाधि किसने दी? तो सज्जन सिंह ने। अंग्रेजों ने इसे केसरे हिंदी की उपाधि दी। किसने? अंग्रेजों ने। कवि राजा श्यामलदास की रचनाओं की बात करें अपन तो पहली रचना है इनकी वीर विनोद। इस वीर विनोद ग्रंथ के 5 खंड है। 4 खंड में तो मेवाड़ का वर्णन है और 1 खंड में अमेरिका और यूरोप के भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। कवि राजा श्यामलदास के बारे में अपन बात करते हैं तो नाम आता है सत्य प्रकाश जोशी का। इसका नाम आता है सत्य प्रकाश जोशी का। इनकी पहली रचना है लश्कर ना थमे। दूसरी रचना इनकी बॉम्बी। दूसरी रचना कौन सी है? बॉम्बी। उसके बाद में बोल मारी भारमली। उसके बाद इनकी अगली रचना है राधा। इसके बाद अपन अगले साहित्यकारों की बात करते हैं तो नाम आता है चंद्रबदई। चंद्रबदई ने प्रतिवाद राष्ट्र लिखा था। यह राष्ट्र साहित्य है। तो चंद्रबदई ने कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबदई। चंद्रबदई के पुत्र जलन ने इसे पूर्ण किया था। पूरा किसने किया था? जलन ने।
इस पृथ्वी रासो का उद्धार किया प्रकाश में लाने का सर कर्नल जेम्स टोड को। इसमें कुल 22 खंड है और 69 सर्ग है। क्राइन के युद्ध का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में है। पृथ्वीराज तृतीय के युद्ध व वीरता का वर्णन मिलता है इसमें। इस ग्रंथ की कुछ पंक्ति राज प्रशस्ति में उत्कीर्ण है। पृथ्वी रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। दूसरे रासो है अपन के बिसलदेव रासो। इस बिसलदेव रासो के लेखक है नरपति नाल। यह ग्रंथ गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है। कुल 216 चंद है। कितने? 216। परमार भोज की पुत्री राजमती और विग्रहराज के प्रेम का वर्णन इस ग्रंथ से मिलता है अपन को। परमार भोज की पुत्री राजमती और विग्रहराज चतुर्थ की लव स्टोरी विशलदेव रासो से मिलती है। इस ग्रंथ में कालिदास व कवि माँ को विशलदेव के समकालीन लाया बताया गया। ये एक प्रेमाख्यान रासो है। इसके बाद अगली रासो की बात करें तो मान चरित्र रासो। तो मान सिंह चरित्र रासो का लेकर गए कवि नरोत्तम। इसमें अकबर के दरबारी मान सिंह व महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाट युद्ध का वर्णन मिलता है। अकबर के दरबारी कवि मान सिंह और प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, जिसकी जानकारी हमें मान सिंह चरित्र रासो से मिलती है। अगले रासो की बात करें तो नाम है संगत रासो। इस संगत रासो के लेखक है गिरधरासिया। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह व उनके वंशज सत्तावतों का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ संगत रासो। आपको संगत रासो के लेखक का नाम याद रखना है। उसके बाद अपन अगली रासो की बात करें तो नाम आता है खुमाण रासो। खुमाण रासो के लेखक है दलपत विजय या दौलत विजय। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल और राज सिंह तक का वर्णन मिलता है खुमाण रासो से। इसके बाद अपना अगली रासो की बात करते हैं छत्रपति रासो। इसका लेखक है काशी छंगाणी। इसमें बीकानेर शासक कर्ण सिंह और नागौर शासक अमर सिंह के मध्य हुए मैत्रेय की राड़ का वर्णन छत्रपति रासो से मिलती है। कब हुई? तो 1644 में। इसमें एक साइड में आपको रासो का नाम और दूसरी साइड में आप लेखक का नाम लिखकर याद कर लेना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदई, बिशलदेव रासो के लेखक नरपति नाल, मानसिंह चरित्र रासो का लेखक कवि नरोत्तम, संगत रासो का लेखक गिरधरासिया, खुमान रासो का लेखक दलपत विजय और छत्रपति रासो का लेखक काशी छंगाणी। इसके बाद अपन अगले स्लाइड पे अगली रासो की बात करें तो नाम आता है प्रताप रासो। इसका लेखक है जाचक जीवन। प्रताप रासो का लेखक है जाचक जीवन। इसमें अलवर शासक प्रताप सिंह का वर्णन किया गया है। इसके बाद आप बात करते हैं विजयपाल रासो की। लेखक है कवि नल सिंह। इसमें करौली के शासक विजयपाल का वर्णन किया गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं राम रासो। राम रासो को लेखक है माधवदास गदवाड़िया। श्री राम कथा पर आधारित रासो। राम रासो के लेखक कौन है? माधवदास गदवाड़िया। इसके बाद अपन बात करते हैं राणो रासो। राणो रासो का लेखक है दयालदास। और अगली रासो की बात करें अपन तो नाम है अमीर रासो। अमीर रासो कवि के लेखक है महेश। अमीर रासो 3 जनों ने लिखी थी। एक तो कवि महेश ने, सारंगधर ने 14वीं शताब्दी में और जोधराज ने 18वीं शताब्दी में। रणथंभौर के शासक अमीर देव का वर्णन अमीर रासो से मिलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं नाम आता है जवान रासो। जवान रासो को लेखक है सीताराम रत्नू। इसके बाद अपन अगली रासो की बात करते हैं नाम आता है शत्रुसाल रासो।
इसके लेखक है कवि डूंगर सिंह। इसमें बूंदी के शासक शत्रुसाल का वर्णन किया गया है। अब अपन बात करते हैं ख्यात की। मध्यकालीन राजस्थान में राजा आश्रित दरबारी साहित्य का समय की ख्याति एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन करवाते थे, उसे ख्यात कहते थे। सबसे प्राचीन ख्यात की बात करें राजस्थान में तो मूणोत ज्ञानश्री ख्यात। उसके बाद में बात करते हैं मुंडियारी ख्यात। इसके मुंडियारी ख्यात के लेखक एक चैनदान बारण नागौर के। इसमें मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन है, इसलिए इसे राठौड़ों ख्यात भी कहते हैं। मुंडियार ख्यात को राठौड़ों ख्यात भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ख्यातों में तो जोधपुर राज्य ख्यात, और इसका लेखक है आईदान खिड़िया। अगली ख्यात की बात करते हैं, नाम आता है दयाल दास की ख्यात। लेखक का नाम है दयाल दास, और इसमें अपन बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन देख सकते हैं। अब अपन अगली रचना की बात करें तो जैसलमेर ख्यात। इसके लेखक है अजीत मेहता, और जैसलमेर का वर्णन मिलता है इससे। बाकीदास की ख्यात, लेखक है बाकीदास, जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन है। तो ऐसे पूछ सकता है कि बाकीदास की ख्यात में किस रियासत का वर्णन मिल सकता है, तो जोधपुर राठौड़ों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में जसवंत सिंह की ख्यात, लेखक त्यूरी के राजपुरोहितों द्वारा। त्यूरी हमारे जोधपुर में एक स्थान है, वहां के राजपुरोहितों द्वारा इसे लिखा गया। इसके बाद में मारवाड़ी ख्यात, लेखक त्रिलोक चंद। अब ख्यात के बाद हम बात करते हैं वचनिका की। तो संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका। राजस्थानी साहित्य का गद्य और पद्य में तुकांत वर्णन वचनिका कहलाती है। गद्य और पद्य में तुकांत वर्णन। इसका एक पद्य 8 या 18 मात्रिक होता है। जैसे अचल दास खिचड़ी वचनिका महत्वपूर्ण है, और इसके लेखक है शिवदास गाडन। इसके बाद अपन दूसरी वचनिका देखते हैं, महेश दासोत राठौड़ वचनिका। जगाराम खिड़िया लेखक है। आख्यान वचनिका का आख्यान धार्मिक ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद आख्यान कहलाता है। ये अभिमन्यु पर आधारित आख्यान है, दयाल जी। रामायण पर आधारित आख्यान मेव जी कुदारा द्वारा, और रुक्मणी पर आधारित आख्यान पदम भगत द्वारा लेखक है इनके। इसके बाद में बात आती है दवावेद। अरबी फारसी शब्दों का राजस्थानी साहित्य में वर्णन। अरबी और फारसी शब्दों का राजस्थानी साहित्य में वर्णन क्या कहलाता है? दवावेद। जैसे अकमाल देवड़ारी दवावेद, जवान सिंगरी दवावेद। अकमाल देवड़ारी दवावेद और जवान सिंगरी दवावेद। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे तो वात। वात का मतलब होता है ऐतिहासिक या पौराणिक ग्रंथों को कहानी के माध्यम से राजस्थानी में अनुवाद, वात कहलाता है। वीरेंद्र सोनग्रारी वात महत्वपूर्ण है, लेखक है इसके पद्म नाम। वीरेंद्र सोनग्रारी वात, लेखक कौन है? पद्म नाम। पाबुदुरी वात के लेखक है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। वात का वर्णन लोक कथा के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वात के बाद में अपन आगे तो प्रकाश। किसी राजा या राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन करना या फिर विस्तृत वर्णन करना प्रकाश कहलाता है। जैसे राज प्रकाश के लेखक हैं किशोरदास। सूरज प्रकाश के लेखक हैं कर्णिदान। प्रकाश के बाद में अपन बात आगे करते हैं पर्ची।
साधु सन्यासियों द्वारा लिखे गए उपदेशों का वर्णन संकलन पर्ची कहलाता है। जैसे पिप्पाजीरी पर्ची। उसके बाद अपन बात करते हैं श्लोका। साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा राजस्थान में लिखी गई रचना क्या कहलाता है? श्लोका। जैसे अजमल जीरा श्लोका, अमर सिंह जीरा श्लोका। इसके बाद अपन बात करें दुआ। किसी राजा या दानी पुरुष द्वारा किए गए कार्यों का दोहों के माध्यम से वर्णन करना दुआ कहलाता है। जैसे बाबू जीरा दुआ, ढोला मारूरा दुआ। वंशावली। किसी राजा के दरबार में आश्रित कवि द्वारा उनके वंशों की उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करना वंशावली कहलाता है। वंश की जानकारी रखना है ना। उसके बाद हम बात करते हैं रूपक। किसी राजा के आश्रित दरबारी द्वारा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का वर्णन। जैसे गज गुण रूपक। इस गज गुण रूपक के लेखक है केशवदास गार्डन। इंपोर्टेंट है, गज गुण रूपक के लेखक है केशवदास गार्डन। राज रूपक के लेखक है वीर भाण रत्नु। राज रूपक के लेखक कौन है? वीर भाण रत्नु। इसके बाद में बात करते हैं जमाल रूपक के बारे में। एक मात्रीय छंद जिसकी पहली पंक्ति को पांचवी पंक्ति में पुनः दोहराना वाली राजस्थानी साहित्य जमाल कहलाती है। मतलब पहली पंक्ति को पांच पंक्ति पुनः दोहराना। उसके बाद बात करते हैं मरसिया। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके चरित्र पर आधारित रचना मरसिया कहलाता है। जैसे कला राय मल्होत्रा मरसिया। इस कला राय मल्होत्रा मरसी के लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। एकमात्र शासक जिनके जीवित में मरसी लिखे गए। ठीक है। इसके बाद अपन अगले बात करते हैं पावड़े की। किसी महापुरुष की वीरता का वर्णन गीत के रूप में करना, लोक गाथा के रूप में करना पावड़े कहलाते हैं। जैसे बाबूजी रे पावड़े। अब कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। जैसे राव जैतसिरो छंद। राव जैतसिरो छंद, इसके लेखक है बिट्ठू सुजा। इसके बाद में करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम। यह रचना है जयसोम की। करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम के लेखक कौन है? जयसोम। इसके बाद में अगली रचना देखते हैं पृथ्वीराज विजय की रचना है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयनक। एक लिंग महात्म्य के लेखक है कान्हा व्यास। रचना एक लिंग महात्म्य की लेखक कौन है? कान्हा व्यास। अमरसार वंशावली। अमरसार वंशावली के लेखक रणछोड़ दास भट्ट। इंपोर्टेंट है ये सब। राजीरा सोटा के लेखक है करपाराम खिड़िया। ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल। लेखक कौन है? कवि कलोल। और ढोला मारूरी रचना कुशलाम। कानड़देव प्रबंध। इंपोर्टेंट है सब। पद्म नाम ने लिखी थी कानड़देव प्रबंध। अब अपन जैन साहित्य की बात करें कुछ तो निमिनाथ रास, इसकी रचना की थी सुमति गणी ने। और बुद्धिरास, यह रचना है शालिभद्र सूरी की। इसके बाद अगली रचना है नाभिनंदन जिनोदर प्रबंध। यह रचना है कक्कड़ सूरी। ओश और केरड़ू की धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है नाभिनंदन जिनोदर प्रबंध से। यह रचना किसकी है? तो कक्कड़ सूरी की। गोरा बादल पद्मनी की चौपाई, यह रचना है हेमरतन सूरी की। कौन सी? गोरा बादल पद्मनी की चौपाई हेमरतन सूरी की रचना है। और पद्मनी चरित्र की चौपाई लब्धोदय उपाध्याय। पद्मनी चरित्र की चौपाई लब्धोदय उपाध्याय। उसके बाद इनकी अगली रचना है सौभाग्य महाकाव्य।
यह रचना लिखी थी आपके सोमसूरी ने। इसमें शिक्षा प्रणाली की जानकारी मिलती है 15वीं शताब्दी की। इसके बाद इनकी अगली रचना देखते हैं तो अपन शियल सूत्र और वत्कल क्री, ये सोमचंद्र की है। अब दो तीन ये इंपोर्टेंट है। प्रबंध चिंतामणि, इसके लेखक है मेरुतुंग। और जीव दयारांश के लेखक है आशु। चंद्रवाल रस का है आशु। शांति देव रास के लेखक है लक्ष्मणा तिलक। रेवती गिरिराज के लेखक हैं विजय सेन सूरी। नेमिनाथ बारामासा के लेखक हैं कवि पल्लाण। पृथ्वीराज वाग्लास के लेखक हैं माणिक्य सुंदर सूरी। ये इंपोर्टेंट है। समराइज का इसके लेखक हरिभद्र सूरी। ये निचले इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब आगे बात करते हैं अपन संस्कृत साहित्य की। ये सब इंपॉर्टेंट है संस्कृत साहित्य वाली। संस्कृत साहित्य में पहली रचना देखते हैं अजितोदय। इसके लेखक हैं जगजीवन भट्ट। अजितोदय के लेखक कौन है? जगजीवन भट्ट। और हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। और राज विनोद के लेखक कौन है? सदाशिव भट्ट। राज विनोद के लेखक सदाशिव भट्ट है। राज प्रकाश के लेखक है किशोर दास राव। अमरसार के लेखक हैं जीवाधर। अमरसार के लेखक हैं जीवाधर। हरिभूषण महाकाव्य के लेखक गंगाराम भट्ट। जय सिंह कल्पद्रुम के लेखक हैं भट्टदेव। कच्छवंश महाकाव्य के लेखक हैं कृष्णराम भट्ट। और जयवंश महाकाव्य के लेखक हैं सीताराम भट्ट। जयविलास के लेखक हैं रणवीर भट्ट। अब अपन चारण साहित्य की बात कर लेते हैं। चारण साहित्य में पहली रचना देख लें वीरमायण के लेखक हैं बहादुर ढाडी। इसका नाम वीरमायण मानसिंह के काल में बुद्ध आश्चर्य ने रखा। किसने रखा? बुद्ध जी आश्चर्य ने रखा था। दूसरी रचना है चारण साहित्य में अमर सिंह दुआ, कवि केशवदास गढ़। अगली रचना है चारण साहित्य में नागदमन। नागदमन साईं जी झुल्ला की। इनकी रचना अन्य है रुक्मणी हरण। नागदमन और साईं जी झुल्ला की दूसरी रचना कौन सी है? रुक्मणी हरण। ये दोनों रचना है नागदमन और रुक्मणी हरण। गुण जदावन, ये रचना है पातशाही गार्डन की। अगली रचना देखते हैं चारण साहित्य में तो राव रणमल रो रूपक। राव रणमल रो रूपक, ये पातशाही गार्डन की रचना है। और अगली रचना देखते हैं चारण साहित्य में सूरज प्रकाश। ये कनिनान कविया की रचना है। और कनिनान कविया की दूसरी रचना कौन सी है? तो बिरध श्रृंगार। कनिनान कविया की दो रचना है, एक तो सूरज प्रकाश, एक बिरध श्रृंगार। और रणमल छंद, इसके लेखक है श्रीधर व्यास। और हाला जालारी कुंडलिया, हाला जालारी कुंडलिया के लेखक है ईश्वर दास भारत। तो इसी के साथ अपन का यह टॉपिक आज कंप्लीट होता है। राजस्थानी साहित्य, साहित्यकारों की प्रमुख प्रमुख रचनाएं। और अब अपन अगली क्लास में बात करेंगे राजस्थानी कला संस्कृति के अंदर दुर्गों की या फिर चित्र शैली की। तो
अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर अपन। धन्यवाद।